ओके. हाँ काय 7 आहेत ना टोटल बाळा. मॅड. चला सुरुवात करायची. व्हेरी 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 आवडे 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 आवडे. स्टार्ट करेगा. चलो. नया टॉपिक आहे ना. ठीक आहे. आलेल्या सर्व इकॉनॉमिक्स भक्तांचे सहर्ष स्वागत. यंदाचा देखावा चॅप्टर 3 इंडियन युनियन बजट. बजट 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 स्टार्ट करने का हो गए. चैप्टर 3 इंडियन यूनियन बजट. चलो. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बजट. यह बजट क्या होता है. टोटल अमाउंट ऑफ मनी टू उधळायला जेवढे पैसे. मॅनेजमेंट ऑफ मनी, मॅनेजमेंट ऑफ इन्कम, मॅनेजमेंट ऑफ फंड्स, मॅनेजमेंट ऑफ मनी, मॅनेजमेंट ऑफ फंड्स. म्हणजे तेच सगळं तेच वही बोलणे का आपण घुमा घुमा की वही बोलणे का नाही का. ते बीकॉमचा पेपर लिहितात ना तसं. मैंने तो वही किया था. वो मेरे बीकॉम के टाइम पे मैं ऐसे थियरी पेपर में बेसिकली अकाउंट्स के पेपर में नहीं होता वैसा. थियरी पेपर में सेम पॉइंट 2 लाइन एक्टिव वॉइस में लिखने का, फिर वही 2 पॉइंट वापस CND पैसिव वॉइस में लिखने का. माई नेम इज तेजस, तेजस इज माई नेम. वही करता था मैं बीकॉम में. एक बार तो बीकॉम में गाना लिख दिया था मैंने. हाँ हाँ. TY बीकॉम के पेपर में मैंने एक आंसर में गाना लिखा है लिटरली. है फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन मैन. व्हाट है एक्सटर्नल. काढले काढलं मारन काढलं मी सोडले. हा ना काढले म्हणे काढले. मैं छोड़ा हो. तेज ना फर्क है. तू यहाँ से उठ के जाएगा और मैं तेरे को लात मार के निकालेगा. फर्क है क्या नहीं है. अरे काढलं बोलते सीधा बोलता काढलं. हाँ तो उसमें वो एक मेरा फेवरेट गाना था तू ही मेरी शब है. तो ऐसा मैंने सुना था बहुत लोगों से कि पेपर में हम गाना लिख के पेपर में बोला एक आध बार अपन भी लिख के देखते हैं. तो एक आंसर में लास्ट वाले आंसर में मैंने लिखा था, एक पैराग्राफ लिख के आया था मैं. मतलब पहले आंसर लिखा था, फिर गाना लिखा था, फिर आंसर लिखा था. पर पास हो गया मेरे को. है काय माहित. सर असते तर भलतीकडेच पास केलं असतं त्यांनी. चला स्टार्ट करें. चैप्टर का नाम है इंडियन यूनियन बजट. लेट्स अंडरस्टैंड बजट का मतलब क्या. देखो हम सब घर परिवार वाले लोग हैं, है क्या नहीं है. है क्या नहीं है. हाय सर. हम सब घर परिवार वाले लोग हैं तो घर में हमारा तो ऐसा उसमें इतना रोल नहीं है, बट मम्मी डैडी का इसमें बहुत मेजर रोल रहता है. मम्मी डैडी हमेशा क्या करते हैं, हर महीने कितना खर्चा होने वाला है, कितनी इनकम आने वाली है, पैसा कहाँ कहाँ लगने वाला है, कितना आने वाला है. देखो प्री हैंड एक बार मम्मी पापा क्या बोल रहा हूँ बात ध्यान से 2 मिनट समझने की कोशिश करो. अभी नेक्स्ट मंथ फेब चालू होने वाला है तो मम्मी 1 तारीख फरवरी को या 2-5 तारीख को बैठ के हिसाब नहीं करेगी. मम्मी फरवरी से पहले एक अंदाजा ले लेती है कि फरवरी में अपने को क्या क्या खर्चा है, क्या क्या खर्चे करने हैं. बाबा देखो कभी कभी कैसा रहता, जैसे मेरे समय पे जो स्कूल की फीस थी वो क्वार्टरली दी जाती थी. क्वार्टरली लेते थे वो लोग, 3 मंथली फीस देते थे. ट्यूशन की फीस जो होती थी वो मंथली जाती थी. बराबर है. इसके अलावा छोटे मोटे और कुछ ना कुछ खर्चे आते रहते हैं. कभी अभी स्कूल जब स्कूल चालू होने वाला है तब मेजर खर्चा आता है कि
बुक्स खरी अभी नया स्टैंडर्ड है, न्यू स्टैंडर्ड है, तो यूनिफॉर्म पिछला वाला टाइट हो रहा है, क्या बच्चा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो शायद यूनिफॉर्म नया लेना पडेगा, साईज छोटा पड़ गया है का नाही जी पॅन्ट होती ती आता हाफ पॅन्ट वाटायला लागली, असं आहे लोग. तो वो होता है. फिर आपके नए बुक्स आएंगे, फिर वो बुक्स को कवर आएगा. शायद अभी 7th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड में गए तो नंबर ऑफ बुक्स बढ़ गए. 7th स्टैंडर्ड में नंबर ऑफ बुक्स कम थे, पहले छोटे छोटे नोटबुक आते थे, फिर रजिस्टर आने लग गए, फिर 11th में तो A4 साइज़ की नोटबुक्स आने लग गई. तो ऐसा चेंजेस आता है. तो मम्मी लोग घर में, मम्मी डैडी ये लोग है ना, ये अंदाज़ा लगा के रखते हैं कि भाई कितना इनकम आने वाला है, या कितना इनकम आएगा तो हम कितना खर्च करने वाले हैं, कितना कितना खर्चा होने वाला है. तो ऐसे मम्मी लोगों ने थोड़ा बहुत सेविंग करके रखा रहता है. तो सेविंग करके रखा रहता है, और अपन वो चीज़ को हम प्री प्लान्ड यानी कि प्री प्लान करके रखते हैं, आगे आने वाले खर्चों को और इनकम्स को जो प्री प्लान करके रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बजट. उसको हम क्या बोलते हैं? बजट. बजट का एक वर्ड है, I don't exactly remember whether it is a Latin or a Greek word, but it is called as a boget. Boget, Bougette, ऐसा boget. That boget means, boget ये वर्ड से बजट आया. क्या स्पेलिंग है? बुगेट, बुजेटी, बगेटी, काहीतरी काहीतरी म्हणतात, असं वेगळं आहे ते. ठीक है. तो ये जो वर्ड है वो बजट वर्ड वहां से आया है. उसका मतलब क्या होता है? अ ब्रीफ केस विथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज अ बजटी, जो भी आप बोलेंगे उसको. तो बजट ये शब्द वहां से आया है. तो बजट का मतलब अभी यहाँ पर कॉमन पैरेलेंस में देखा जाए तो मम्मी हर महीने का एक बजट बनाती है कि भाई राशन का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा, इसका खर्चा, उसका खर्चा, ये सब खर्चा, ये बजट है. बट ऐसे ही बजट नहीं बनाते, ये खर्चा ये इधर उड़ाएंगे, उधर उड़ाएंगे, उधर उड़ाएंगे. उसके लिए पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इनकम कितना आने वाला है. समझ में आ रहा है क्या? इनकम आने वाला तो कहाँ कहाँ से आने वाली है इनकम, कि भाई इस बार कहीं और से सैलरी के अलावा भी और कोई इनकम आने वाली है क्या, कोई अपन ने घर रेंट पर दे रखा है तो वो भी पैसा आने वाला है क्या. तो ऑल दीज थिंग्स वी कंसिडर, ये सारी चीज़ें हम कंसिडर करके हम लोग बजट बनाते हैं. तो जैसे एक फैमिली जो होती है, एक फैमिली जो होती है वो बजट बनाती है. बजट बनाती है कि सैलरी, इनकम वगैरह, जो सैलरी आएगा कितना आएगा, रेंट अगर आ रहा है तो रेंट कितना आने वाला है, इनकम्स कितने आने वाले हैं, बराबर है. उसमें से उसमें से वो लोग खर्चा क्या क्या करने वाले हैं, कितना खर्च करेंगे, क्या क्या उनके एक्सपेंसेस होंगे, मंथली एक्सपेंसेस होंगे, राशन का खर्चा वगैरह वगैरह. तो इसका एक बजट बना दिया. तो जैसी एक फैमिली है वैसे होल नेशन इज ऑल्सो लाइक अ फैमिली. तो नेशन में भी पैसा आता है और खर्च होता है, बराबर है. बट सर यहाँ पर जैसे अपने घर में मम्मी पूरा पैसे का हिसाब किताब देखती है, तो एक पूरे देश में कौन देखता है सर? गवर्नमेंट बोलूंगा सीधा सीधा, बराबर है. फाइनेंस मिनिस्टर आप बोल रहे हो तो गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, बराबर है. तो इट इज जस्ट दैट ही इज टेक्निकली असाइंड दैट डिपार्टमेंट और दैट पॉइंट, दैट थिंग, दैट 1% डिपार्टमेंट. तो अब यहाँ पर सरकार क्या करती है? सरकार भी देखेगी क्या? सरकार भी देखेगी क्या सरकार को पैसा कहां से आ रहा है, तो गवर्नमेंट रिसीट्स कहां से आ रही है, और गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस क्या क्या है, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस क्या क्या है. समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें आपके बजट में डिस्क्राइब की जाती है. बजट बोला है तो मतलब आगे के फ्यूचर ईयर का है, फ्यूचर डेट का है. फरवरी में, एवरी मंथ ऑफ फरवरी, फरवरी की क्या तुमको फरवरी की वो तारीख याद है? हम्म. दगड़ है, कर दगड़. फरवरी, फेब्रुवरी, फेब्रुवरी की वो तारीख सबको, तुमको तो सबको याद होनी चाहिए फरवरी महीने की वो तारीख. 14, 14 फरवरी, 14 फरवरी, 14 फरवरी, 14 फरवरी. सबसे घटिया मनहूस दिन. क्या डे? पुलवामा 14 फरवरी को ही हुआ था.
ए क्या फेब में होता है? बजट। बजट फेब में होता है, हाँ वही। वही सारी चीजें हमको ये वाले चैप्टर में डिस्कस करना है कि बजट कब स्टार्ट हुआ, बजट कब होता है, कब मतलब स्टार्ट हुआ, मतलब ऐसे तो पहले तो ब्रिटिशर्स के हाथ में था ना, अपने हाथ में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके बाद पहला बजट कब आया, एंड ऑल ऑल दोस थिंग्स, वो सारी चीजें। तो इन शॉर्ट अगर आपको मैं बताऊं तो ये वाला जो चैप्टर है ये थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है। इसमें ऐसा थोड़े से कॉन्सेप्ट्स कम है कॉन्सेप्ट्स नहीं है ऐसा नहीं है, बट कॉन्सेप्ट्स कम है। याद रखने वाली चीजें थोड़ी ज्यादा है। क्या बोला मैंने? याद रखने वाली चीजें थोड़ी सी ज्यादा है, कॉन्सेप्ट्स है नो डाउट अबाउट इट, ठीक है, बट वो कॉन्सेप्ट एज सच कोई बहुत रॉकेट साइंस वाले कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? बजट का बेसिक मतलब समझ में आ गया कि सबको? तो ये वाले चैप्टर में हम अभी सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? ओवरव्यू ऑफ एन इंडियन बजट। चलो ये मेरे साथ लिखेंगे, ओवरव्यू ऑफ इंडियन बजट। नचिकेत आप्टे ने बहुत जबरदस्त आंसर दिया था। सिस्टमैटिक प्लानिंग ऑफ द इनकम्स एक्सपेंडिचर्स, हाउ वी स्पेंड और सेव फंड्स। बजट का मतलब जबरदस्त, वेरी टेक्निकल। आ जाओ। सबसे पहला जो बजट आया, फर्स्ट बजट, क्या कहा जा रहा है? अच्छा, फर्स्ट बजट मिस्टर जेम्स विलियम विल्सन। बुक में विल्सन है? क्या बात कर रहे हैं? टेक्स्ट बुक में देखा है? मॉड्यूल में चेक करो। विल्सन है, विल्सन, सॉरी विल्सन है, विल्सन। मिस्टर जेम्स विल्सन। ये पेन दे रहे थे, एक मिनट। ठीक है। मिस्टर जेम्स विल्सन ऑन 18th फेब 1869। कब दिया पहला बजट? 1869। इसके पहले प्रीवियस टू दिस ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पता है क्या सबको? ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया था ऑन 7 अप्रैल 1860। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का बजट था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ये तो ब्रिटिश कॉलोनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहाँ पर जो चलाया जाता था, उन्होंने बजट बनाया हुआ था। उसके बाद बट एक्चुअली स्टैंड अलोन बजट फॉर एज अ इंडिया एज अ नेशन वॉज फर्स्ट इन द ईयर 1869। कौन सा महीना है? फरवरी का महीना, 18 फरवरी 1869। मिस्टर जेम्स विल्सन विल्सन जेम्स। बात कर रहे अपन इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया।
फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर आर के षणमुखन, 26 नवंबर 1947। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट कब आया? नवंबर 1947। कुणाला? सरांचा लेक्चर आहे ना, एक दिन के लिए मैनेज कर लो थोड़ा सा। ऐक ना, आर के षणमुखन, सुन ना, वो खिड़की लाओ ना। चेट्टी षणमुखन, CHETTI। हाँ ठीक है, वो भी वो कैसा है क्या डेट था? 26 नवंबर। अरे यार, आर के षणमुखन चेट्टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब देखो, टिल 1955, till 1955 it was only printed in only in English। उसके बाद from 1955 printed in English as well as हिंदी, हमारी राष्ट्रभाषा। टाइम ऑफ बजट, कितने बजे बजट होता था? कि अभी ब्रिटिश एरा में, ब्रिटिश एरा 5 PM, फिर फ्रॉम 2001 टाइमिंग चेंज हो गया, 11 AM, 9 बजे नहीं रहे, 11 बजे। ये हो गया क्या तुम्हारा चैप्टर? कभी कुणाकुणाचं नाही झालंय, कुणाकुणाचं झालंय। व्हेरी गुड। नेक्स्ट, डे ऑफ बजट, मतलब तुम्हारा पूरा सिलेबस हो गया है ऑलरेडी, पूरा सिलेबस हो गया है। कोणते राहिले? तिसरा तर चॅप्टर आहे। ठीक है, टिल 2017 तक, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब, और उसके बाद फर्स्ट वर्किंग डे। फर्स्ट वर्किंग डे मतलब 1 फरवरी को अगर संडे पड़ता है तो 2 फरवरी को होगा बजट, ऐसा। फ्रॉम 2018 लिखो, 17 का तो बजट आ गया था। क्लियर? नेक्स्ट, FM, FM मतलब
फायनान्स मिनिस्टर विथ नो बजेट, नाव सांग रे. मिस्टर केसी नियोगी एंड HM, एन है क्या, एम है, एन रहेगा, बहुगुणा, एन HN बहुगुणा. सबसे ज्यादा बजट बनाने वाला फाइनेंस मिनिस्टर, कितने बजट बनाए? मैक्सिमम बजट बाय, दो टर्म के लिए फाइनेंस मिनिस्टर थे वो, तो दो टर्म यानी कि 5-5 साल, 5 साल का एक टर्म होता है ना, तो एक टर्म कंप्लीट दूसरा टर्म कंप्लीट, ऐसा दो टर्म उन्होंने 10 साल तक के लिए बजट्स दिए. क्या नाम है? सेकेंड हाईएस्ट बजट्स, सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ बजट्स. पी चिदम्बरम कितने? वेरी टैलेंटेड लुंगी मैन, वेरी टैलेंटेड लुंगी मैन. जीएसटी का कॉन्सेप्ट इन्हीं का है भाई साहब. जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है वो लगाया बीजेपी ने है, चालू किया बीजेपी ने, बट कॉन्सेप्ट इनका था, पी चिदम्बरम का. तो उन्होंने बहुत स्टडी किया था, उन्होंने सब देखा हुआ था अलग अलग कंट्रीज में जहाँ पे वन नेशन वन टैक्स कॉन्सेप्ट चलता था. मैक्सिमम कंट्रीज में उन्होंने देखा हाँ जीएसटी जैसा जो टैक्स जब भी अप्लाई करते हैं तो कुछ कुछ नेशंस में 5 से 6% का इन्फ्लेशन बढ़ा, कुछ कुछ नेशंस में 12-15% तक भी इन्फ्लेशन गया. बट उन्होंने पूरा प्लानिंग करके प्रॉपर बना रखा था कि अपन ने इंडिया में कैसे यूज करना है उसको, कैसे नहीं. अभी भी जीएसटी पूरी तरह से ठीक से ढंग से लागू हुआ नहीं है, क्योंकि देखो कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेशन की बात है, वो तो बात क्या है कि बुराई निकालने वाली बातें हैं. प्रैक्टिकली अगर आप सोचेंगे आपके खुद के घर में, अगर आप सिंपल सी बात है कोई नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, या अगर आप मान लीजिए कि पूरा आप घर ही चेंज कर देते हो अपना, तो इनिशियली 2-3 महीना आपको नया नया एडजस्ट करने के लिए, उस चीज में आने के लिए समय लगता है थोड़ा सा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जब हमने लास्ट मंथ अप्रैल में इसी ईयर में अप्रैल में हमने जब घर लिया, मैंने शिफ्ट हुआ हम घर, तब इनिशियली 2-3 महीना मेरे पेरेंट्स को बहुत तो तकलीफ होती है. अपने एक तर नवीन नया नया है, आसपास आस पडोस में कोई लोग पहचान के नाही. फ्लॅट का सिस्टम ऐसा है की सगळे दरवाजे बंद करून घरात असतात, शेजारी आपल्या कोण राहतं तेच माहित नाही, मालूम ही नहीं रहता बाजू में कौन रहते कौन नहीं रहते. तो उनको बाद में धीरे धीरे फिर थोड़ा बहुत, अभी पूरा दिन रहते हैं तो बातचीत, थोड़ा बहुत नीचे उतरना, वॉकिंग वॉकिंग को निकलना, बातचीत होना चालू हुआ. तब उनको पता चला कि हाँ भाई जो यहाँ पे रहने को आए हुए हैं पहले, क्योंकि सबसे पहला बहुत बड़ा क्वेश्चन ये था, दे हैव कम फ्रॉम, कशा असतील काय माहिती. तो वो फीलिंग वो, अब तुम लोगों को मालूम नहीं, तुम लोग यहाँ पर सब हॉस्टल लाइट हो, तो जहाँ जो यहाँ के आसपास के लोकलाइट है उनको सिर्फ एवढा पूछ लेना, वो बोले हे जायचं नाही तिकडं. ऐसे तो उनको अंदाजा पूछ लेना, तो यहाँ पर हाँ चालू रहता है ऐसे. ऐसे छोटे छोटे बच्चों के हाथ में से कोयता दिखते डायरेक्ट, कोयता कोयता, मच्चू मच्छ, समझा क्या? ये साउथ इंडियन में बोलो तो लगे समझा उसको. इसको आज पता चला. चला कमेर. हाँ इसके नंतर हाँ 2017 में कुछ अलग हुआ.
मर्ज्ड विथ रेल बजट। यूनियन बजट और रेल बजट दोनों साथ में पेश किए गए। क्लियर? काय नाही चालू केलं? व्हेरी गुड. पुढच्या वर्षी अटेम्प्ट द्यायचं आहे का? क्या? हाँ चलो क्लियर. हाँ कुछ पॉइंट्स है क्या बाकी और इसके अंदर देखो खत्म. कोई पॉइंट पेंडिंग है? कोई पॉइंट रह गया मेरे से मिस आउट हो गया? नहीं ना. आगे बढ़ू. की टर्मिनोलॉजीज इन इंडियन बजट. की टर्मिनोलॉजीज. काय रे? हाँ? की टर्मिनोलॉजीज. ए क्या रे? हो गया है तो फिर बाहर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. मग बस मग. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? किसी भी कंपनी के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे क्या? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह वगैरह ये जो होते हैं इसी को अपन क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हाँ बोलिए. गुड आफ्टरनून. क्या? हाँ 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 बेटे सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए. हेलो हेलो हेलो, सुनिए ना, सुनिए ना. आप मुझे 1 बजे कॉल करेंगे. अभी फिलहाल लेक्चर में हूँ मैं एक. हाँ 1 बजे कॉल कीजिए. चलो. एज पर आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, AFS is required to be prepared. ये लास्ट टाइम था. कौन था वो? कौन किया वो? कौन किया लास्ट टाइम? पूजा, ये बीमारी तूने लगाई ली है. हाँ ये तूने लाया हुआ बीमारी है क्लास में. is required to be prepared for estimated receipts and payments for a financial year 1st April to
31 मार्च। क्लियर यहाँ तक? सिंपल है। कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट चल रहा है क्या? सिर्फ सर कुछ फैक्ट्स है वो हम देख रहे हैं, ये हमको याद रखने हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे क्या? हाँ, एग्जाम से क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। आपके जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं कितने पेज का होता है? हाँ, 10। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 10 पेजेस, 3 पार्ट्स, 3 हिस्सों में बनाए जाते हैं। कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टिंजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। क्लियर? ये 3 फंड्स है। एनपीओ पढ़ा था, याद है क्या? 12th स्टैंडर्ड में एनपीओ पढ़ा था अपन ने, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो एक स्पेसिफिक फंड बनता था उसमें, बिल्डिंग फंड, प्राइज फंड। समझ में आ रहा है क्या सबको? तो नहीं, कैपिटल फंड नहीं, वो अलग। कैपिटल फंड नहीं, एक स्पेसिफिक फंड बनता था। जैसे अभी मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे बिल्डिंग फंड की अगर मैं बात करूं, बिल्डिंग फंड की बात करूं, तो उसमें क्या होता था? बिल्डिंग के लिए जो पैसा आता था, यानी किसी ने बिल्डिंग के लिए डोनेशन कर रखा है तो वो बिल्डिंग फंड में जाता था। प्राइज फंड के लिए किसी ने डोनेशन दिया हुआ है तो वो प्राइज फंड में जाता था। तो जब मैं बिल्डिंग बनाऊंगा या बिल्डिंग पे खर्चा करूंगा तो पैसा कहां से यूज करूंगा? बिल्डिंग फंड से। समझ में आ रहा है क्या? और अगर प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगर फंड्स यूज करने हैं तो प्राइस फंड। समझ में आया क्या सबको? 100%। तो ये वैसे ही है। तो स्पेसिफिक फंड्स है यहाँ पर। सिर्फ जो कंसोलिडेटेड फंड है ये आपका कैपिटल फंड की तरह है, मतलब जनरल फंड है। इसमें ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि इसमें सिर्फ इतना ये यूज करने का। हाँ, कंटिजेंसी फंड जो है वो स्पेसिफिक फंड की तरह है। नाम से समझ में आ रहा है, कंसोलिडेटेड मतलब सब कुछ कंसोलिडेट, सब पैसा इसी के अंदर आएगा। समझ में आया? और दूसरा फंड है कॉन्टिजेंसी फंड। कौन सा फंड? व्हाट इज कॉन्टिजेंसी? कॉन्टिजेंसी का मतलब क्या है? नो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कीप साइड, इंग्लिश। कॉन्टिजेंसी, अर्जेंसी, एक प्रकार से अर्जेंसी बोलेंगे। कॉन्टिजेंसी का मतलब क्या? एनी काइंड ऑफ अ मिसहैप और मिस हैपनिंग, कि फ्यूचर में कुछ भी कुछ भी प्रॉब्लम या आपत्ति जिसको अपन बोलते हैं उसको अपन बोले कॉन्टिजेंसी। के फ्यूचर में चल के कुछ भी अचानक गड़बड़ हो गई। तो क्या हो गया सर? अरे फ्लड आ गया अचानक चेन्नई में। समझ में आया क्या? अरे असम में फ्लड आ गया सर। अरे वहां पे ड्रॉट पड़ गया सर। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कंटिजेंसी। जैसे अभी अपना तुम्हारा कोविड आ गया था, इट वॉज अ कंटिजेंसी एरा पूरा। तो वहाँ पे कंटिजेंसी का फंड मतलब जो एक्स्ट्रा एडिशनल पैसा रखा था कि देश में कभी भी कुछ भी दिक्कत आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो वहां पर ये कंटिजेंसी फंड यूज किया जाएगा। समझ में आया? और जैसे कंटिजेंसी फंड आप यूज करते हो तो तुरंत आपको जब वो यूटिलाइज हो जाएगा, सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा लगी ट्रांसफर करने का कॉन्टिजेंसी फंड में। एक बार यूटिलाइज हो गया तो संपला आता पुढच्या वेळेस मला नाही सांगायचं झालंय बाबा, ऐसा नहीं है। एक बार यूज हो गया, खत्म हो गया, कंसोलिडेटेड फंड में से नया पैसा निकालो, कॉन्टिजेंसी में डाल के रख दो। समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया क्या? 100%। अभी सेविंग्स करते हो ना तुम लोग, मम्मी सेविंग करती कि नहीं करती? कि भाई इमरजेंसी में कभी भी काय पण झालं, भाई घर में किसी को कोई बीमारी आ गई, ऑपरेशन निकल गया या कोई घर का बड़ा काम निकल गया, तो मम्मी ने वो पैसा यूज कर लिया। अब यूज करने के बाद अगली बार मम्मी थोड़ी बोलेंगे आता नहीं पैसे संपले। मम्मी की सेविंग चालू रहती। वो जैसे वो फंड यूज भी हो गया ना, तब भी मम्मी अरेंज करेगी कि चलो बाबा वापस वो कंटिजेंसी फंड वापस भरना चाहिए, वापस वो सेविंग्स आनी चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल? कंसोलिडेटेड फंड, ऑल्सो कॉल्ड एज सीएफआई। ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? सीएफआई। यहां पर क्या है? यहां पर बेसिकली यूज किसके लिए होता है? इमरजेंसीज के लिए। ये फंड यूज होगा कहां पे? इमरजेंसीज के लिए। और पब्लिक अकाउंट, फर्स्ट पब्लिक अकाउंट।
पब्लिक अकाउंट का मतलब होता है जो लोगों का पैसा सरकार के पास है, लोगों का पैसा सरकार के पास है. उदाहरणार्थ तुमचं प्रोव्हिडंट फंड अँड पेन्शन फंड्स, ये सरकार मैनेज करती है ना. प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड सरकार मैनेज करती है, तो ये आपका पैसा सरकार के पास है, उसको लेंगे पब्लिक अकाउंट. कौन सा अकाउंट? पब्लिक अकाउंट. समझ में आया सबको? तो ये तीन जो अलग अलग फंड है ना, ये तीनों के रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाया जाता है. ये तीनों के तीन अलग अलग रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनाए जाएंगे, तीनों के. समझ में आया? लिखो यहां पे, फॉर ईच ऑफ द अबव receipt and payment statement is prepared separately. कळलं काय everybody? क्लियर यहां तक? कंसोलिडेटेड फंड के बारे में समझेंगे. all general receipts of the government, all general receipts of the government recorded in CFI. समझेगा अभी कंसोलिडेटेड फंड. रेवेन्यू रेज्ड, जो भी रेवेन्यू आएगा वो, प्लस लोन टेकन, प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन टू अदर्स. क्लियर? यहाँ पर रेवेन्यू रेस्ट का मतलब, एक रेवेन्यू का मतलब हमको समझना, रेवेन्यू इनकम सरकार का क्या होता है. इट इज एन इनकम विदाउट लाइबिलिटी. इनकम क्रिएटेड और इनकम जनरेटेड विदाउट अ लाइबिलिटी. जैसे यहाँ पे हमने लोन टेकन बोला, पैसा तो आया बट साथ में एक लाइबिलिटी आई, क्योंकि हमको वापस लौटाना भी है. बट ऐसा इनकम जिसके बदले में कोई इनकम नहीं, जैसे अभी सैलरी आती है, अपने डैडी को सैलरी आई, वो फेड़ना है क्या वापस? वो फेड़ना नहीं है. वैसे ही सरकार को भी जो इनकम आती है, जो टैक्सेस की इनकम है, टैक्स जो मिलता है सरकार को, वो रेवेन्यू रेज्ड है, एक प्रकार से रेवेन्यू इनकम है. सरकार के हिसाब से रेवेन्यू इनकम, देखो अपने अकाउंटिंग टर्म्स में रेवेन्यू इनकम अलग है, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम वगैरह पड़ता है, वो अलग बात है. यहाँ पर रेवेन्यू इनकम का मतलब क्या है? एनी इनकम रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट विदाउट एनी लाइबिलिटी, विदाउट क्रिएशन ऑफ एनी लाइबिलिटी. मतलब क्या सर? मतलब देखो, यहां पर जब आप टैक्स भरते हो, जब आप टैक्स भरते हो, तो टैक्स भरने पर मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आप सामान, दुकान में से कोई सामान खरीदते हो, तो दुकान वाले को जब आप पैसा देते तो उसको पूछते, भाई पैसा लिया ना, मेरा सामान किधर बता, मेरा सामान किधर है बता. समझ में आ रहा है क्या? किसी चीज को आप पैसा देते हो तो बट अब मेरा पैसा किधर लगाया, बता बता किधर मेरा पैसा, वो आप पूछने का अधिकार रखते हो. बट जब आप टैक्स भरते हो, तब आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप सरकार को पूछो, भाई मेरा टैक्स का पैसा कहाँ पर बता. ये अधिकार नहीं दिया है सरकार ने आपको, ये अधिकार है ही नहीं आपके पास. आपको टैक्स भरना है, सरकार उसको यूज करेगी. हाँ, इंडिविजुअली किसका पैसा किधर यूज हुआ वो नहीं बताएगी सरकार. ए सुन, तूने टैक्स भरा था ना 10,000 रुपए, तेरे 10,000 रुपए टैक्स में से मैंने ना ये ब्रिज बनाया था ना, वो ब्रिज में का ये छोटा सा ये टुकड़ा दिख रहा है क्या, ये तेरे नाम का है,
ये ऊपर का रास्ता दिख रहा है, ये तेरा है। ये लाइट का खंभा दिख रहा है, ये तेरा है। बराबर है क्या नहीं? आया ना? अगर ऐसा बता दिया सरकार ने, जब इसको जरूरत पड़ेगी, जब इसकी गर्लफ्रेंड बोले चल घूमने को लेके चल, बोले रुक जा पैसा खत्म हो गया, लो खंबा मेरा है, मैं जाके उखाड़ के बेच के आएगा फिर लेके चलेगा। तो वो अलाउड है क्या? नहीं है, वो अलाउड नहीं। हाँ, कंसोलिडेटेड देखो भाई, तेरे से इतना आया, इतना आया, इतना आया, इतना आया, इतना आया, इतना आया, सब लोगों से इतना पैसा आया, देखो तुम सबके पैसे से मिला के मैंने ये बना दिया, देखो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, देखो मैंने रेलवे बनाया, देखो मैंने रेलवे के नए ट्रैक्स बनाए, देखो मैंने यहाँ पर रोड बनाया। सरकार इज लायबल टू टेल यू कंसोलिडेटेडली पूरा का पूरा पैसा उन्होंने क्या किया। नहीं समझा? कंसोलिडेटेडली पूरा का पूरा पैसा उन्होंने क्या किया ये बताने का लायबल है सरकार। बट सरकार आपको ये नहीं बताएगा कि इंडिविजुअल तेरा पैसा इधर है, तेरा पैसा इधर है, तेरा पैसा इधर है। ये समझ में आया? और ना ही आपके पास अधिकार है पूछने के लिए, सरकार पिछले साल मैंने 2000 रुपए का टैक्स भरा, कहां है वो 2000 रुपया, बताओ। समझ में आया क्या? पक्का? तो इनकम विदाउट लाइबिलिटी। all the expenses are met by government from consolidated fund। बोला है ना, कंसोलिडेटेड फंड से खर्च किया जाएगा, पूरा का पूरा सब कुछ कंसोलिडेटेड फंड से खर्च होगा। exceptional expenses are met from contingency fund। और आपातकालीन सिचुएशंस आती है, आपातकालीन परिस्थितियां आती है, जैसे कोविड आया, कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे ड्रॉट आ गया, ऐसी कहीं पे परिस्थितियां आती है तो सरकार उसके लिए खर्चा कहां से उठाएगी? कंटिजेंसी फंड या तो पब्लिक फंड से, कंटिजेंसी फंड या तो पब्लिक फंड से। बट जनरल खर्चे जितने भी होंगे आपके, वो कहां से यूज होंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, फ्लाईओवर बनाना है, ब्रिज बनाना है, रोड बनाने हैं, ये सब बनाना है, ये सब करना, खर्चा करना है, पब्लिक सेक्टर पे खर्च करना है, हेल्थ पे खर्च करना है, स्वच्छ भारत अभियान चलाना है। तो ये कहां से चलाएगी सरकार खर्चा? कंसोलिडेटेड फंड से। कहां से? कंसोलिडेटेड फंड। नो मनी कैन बी विथड्रॉन from these funds with prior approval of पार्लियामेंट। जब तक पार्लियामेंट से आप अप्रूवल नहीं लेते तब तक कौन सा फंड? कॉन्टिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट से आप पैसा नहीं निकाल सकते। आपको पहले पार्लियामेंट को प्रस्ताव देना पड़ेगा कि पार्लियामेंट जी सुनिए, यहाँ पर तकलीफ चालू है, प्रॉब्लम चालू है, पैसे की ज़रूरत है, कंटिजेंसी फंड से हमको पैसा निकालना है। तो पार्लियामेंट अप्रूवल देगा, उसके बाद ही आप क्या करोगे? पैसा विड्रॉ कर पाओगे। समझ में आया? कंसोलिडेटेड फंड तो उसी के लिए, वो खर्चा करने के लिए रखा हुआ है, उसके लिए परमिशन नहीं लगेगा। उसके लिए तो आपने बजट बनाया हुआ है कि बताया कि भाई इतना पैसा आने वाला, इतना खर्च करने वाले हैं। बट उसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल केस में जब ज्यादा पैसों की जरूरत है, वैसे समझ में आया क्या? पापा ने पॉकेट मनी दिया तो पॉकेट मनी लेके कंसोलिडेटेड फंड उड़ाओ तुम, उसका लेना देना नहीं उसका। बट अब तुमको क्या चाहिए? बुक्स खरीदने हैं, तुम्हारे पॉकेट मनी से बुक्स नहीं आने वाले हैं, उसके लिए प्रायर अप्रूवल लेना, पप्पा पैसा बुक लेने के। समझा क्या? वैसा नाही नाही, पब्लिक अकाउंटला लागेल ना, कारण ते पब्लिकचा पैसा आहे, तो पैसा पब्लिकचा है। पीएफ जो है, पीएफ पेंशन, देखो बात समझने की कोशिश करो, पीएफ पेंशन वगैरह जो है
वो आपका पैसा है, आपने यहाँ पर पैसा जमा करवाया है, कहाँ पर, पब्लिक का पैसा सरकार के पास जमा करवाया है, तो उसको तो पहले अप्रूवल लगेगा। नाही नाही नाही, पब्लिकला नाही विचारायचं, पार्लमेंटला विचारायचं आपल्याला, पार्लमेंटला विचारायचं, पार्लमेंट अप्रूवल देणार, पार्लियामेंट तुमसे पूरा डिटेल ये लेगा कि भाई साहब बताओ पैसा निकालेंगे ना, वापस जमा कैसा करवाएंगे वो बताओ, सेटिस्फैक्ट्री हाँ ले लो, बट इतने टाइम के अंदर वापस जमा कर देना चाहिए। पार्लियामेंट का अप्रूवल लगेगा पैसा निकालने के लिए, क्योंकि पब्लिक का पैसा, तुम दूसरों का पैसा यूज कर रहे हो। किसका पैसा यूज कर रहे हो, दूसरों का पैसा यूज कर रहे हो, समझ में आ रहा है क्या, तो दूसरों का पैसा यूज कर रहे हो तो आपको जरूरत पड़ेगी किस चीज की, अप्रूवल की, पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी आपको। क्लियर, आ जाओ नेक्स्ट, डिमांड फॉर ग्रांट्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या है, ये फॉर्म है, फॉर्म, एक फॉर्म है, फॉर्म भर के देना पड़ता है आपको कि भाई खर्चा करना है आपको, कि भाई आपको स्पेसिफिकली को खर्चा करना है, तो खर्चा करना है तो आप उसको एप्लीकेशन पार्लियामेंट में रखने के लिए डिमांड फॉर ग्रांट्स में आप वो एप्लीकेशन करेंगे। तो एप्लीकेशन करने के बाद वहां पर आपके क्या कहते हैं, लोकसभा में आप उसके ऊपर वोटिंग होगी, अप्रूवल मिलना है नहीं मिलना है। दिस इज डन थ्रू द परसुएंस ऑफ आर्टिकल 113 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपको खर्चा करना है तो खर्चा करना है, करो ना खर्चा, बट उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में सबसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। देखो पार्लियामेंट वगैरह जो होता है, लोकसभा वगैरह, यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो इंडिया में दो बड़ी पार्टीज है, एनडीए सरकार और यूपीए सरकार, यूपीए यानी कि आपका कांग्रेस, एनडीए का मतलब है बीजेपी, बराबर है, तो ये दो बड़ी बड़ी पार्टीज है। तो जो पार्टी पावर में होती है, देखो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करेगा, जो पावर में है वो तो काम करेगा पूरा, बट उसके ऊपर चेक कौन रखेगा, उनको सवाल कौन करेगा, तो अपोजिशन पार्टी। तो जब बीजेपी अपोजिशन में थी तो वो कांग्रेस को सवाल करती थी, अब बीजेपी पावर में है तो कांग्रेस उनको सवाल करेगी, तो जो अपोजिशन पार्टीज होती है, तो ये लोग सब जो पार्लियामेंट में लोकसभा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, दीज पीपल आर इलेक्टेड बाय अस, हमने इलेक्ट करके इनको भेजा है, तो ये लोगों ने ही खर्चा करना है। और अच्छा, जो खर्चा कर रहे हो तुम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये पूछने वाला कौन है, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स उनको पूछेंगे कि भाई ये क्यों कर रहे हो, ये कैसा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा। तो जस्टिफिकेशंस दो, जस्टिफिकेशन सही लगता है तो वोट करके अप्रूवल दे देंगे। समझ में आया सबको, लिखो, डिमांड फॉर ग्रांट्स इज फॉर्म्स इन विच, फॉर्म्स इन विच काय आलं, हम्म हम्म एक मिनट, नहीं 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 नहीं, अरे 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, अरे 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, तेरे को इसको लोन देना है, उसको पूछने का सवाल ही नहीं है। बात यहाँ पर हम पब्लिक को पूछने की नहीं कर रहे, हम बात यहाँ पे कर रहे हैं पार्लियामेंट को पूछने की, पब्लिक का अप्रूवल थोड़ी मांग रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं देखता हूँ एक बार, मैं भी कंफर्म करता हूँ, श्रीकांत सर से भी बात करता हूँ, मैं भी ढूंढता हूँ, पता करता हूँ, अगर कुछ करेक्शन रहेगा तो अपन चेंज कर लेंगे। ठीक है, एक बार मैं भी देखता हूँ, मे भी ऐसा भी हो सकता है कि शायद मैं भी गलत हूँ, मैं पता कर लेता हूँ, ऐसा कुछ ये नहीं है, एक बार पता करके मैं आपको कल क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, हाँ, फॉर्म्स इन विच एस्टिमेट्स in expenses from consolidated fund are required to be voted upon in Lok Sabha under pursuance of
आर्टिकल 113 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डिमांड फॉर्म, डिमांड फॉर ग्रांट्स। खर्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रांट्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रांट टू स्टेट्स एंड ग्रांट्स टू यूनियन टेरिटरीज। प्रत्येक स्टेट भी जो है, हर स्टेट भी जो है सरकार को बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा देना, इधर मेरे को भी उड़ाने का थोड़ा सा। यूनियन टेरिटरी बोलता मेरे को भी मांगता थोड़ा सा उड़ाने को, मेरे को भी पार्टी करने का। डिमांड फॉर ग्रांट्स, एक बात समझ, अब मैं सरकार हूं, बराबर है, मैं सरकार हूं, अपन सब लोकसभा में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो मुझे जो भी देश में खर्चा करना है, ऐसा नहीं कि मेरे मनमर्जी का मालिक है मैं सरकार है तो मैं पैसा लेगा और खर्चा करेगा, सबका अप्रूवल लेना जरूरी है। तो मैं एक फॉर्म है, फॉर्म को बोला जाता है डिमांड फॉर ग्रांट्स। ग्रांट की मांग कर रहा हूं मैं, मुझे ग्रांट्स चाहिए, मुझे पैसे चाहिए खर्च करने के लिए। तो किस चीज के लिए चाहिए पैसा, कितना पैसा चाहिए, उसका हमको एक लिस्ट बनाओ, एक फॉर्म में लिस्ट बना के आप पार्लियामेंट में पेश करो। तो उसके बाद सब लोग वोट करेंगे कि ये खर्चा करना है या नहीं, हाँ या ना। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो सब लोग वोट करेंगे, मेजोरिटी वोट मिलेगा तो वो खर्चा होगा। समझ में आ गया पक्का? ओके। खर्चे कौन से? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगेन जैसे अपन ने वहां पे रेवेन्यू इनकम देखा था, रेवेन्यू इनकम में मैंने क्या बोला, इनकम आ रही है, लाइबिलिटी नहीं आ रही है। यहां पे एक्सपेंडिचर, पैसा जा रहा है बट कोई एसेट नहीं आ रहा है, पैसा जा रहा है बट एसेट नहीं आ रहा है। मतलब क्या सर, मान लो आपने वैक्सीनेशन पे और मेडिसिन पे खर्चा किया, वैक्सीनेशन और मेडिसिन पे खर्चा करोगे तो वहां पे कुछ एसेट बनने वाला है क्या? बट अगर आप हॉस्पिटल बनाकर दे रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, हॉस्पिटल बन गया ना, एक एसेट बन गया ना। कोई इक्विपमेंट दे रहे हो तो एसेट बन गया ना। तो रोड बनाकर दे रहे हो, रोड भी चलो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो भी एसेट है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेडिसिन दे रहे हो, फ्री एजुकेशन दे रहे हो, सब्सिडीज दे रहे हो, बिल्कुल कम दाम में गेहूं चावल यूजर्स को अवेलेबल करके दे रहे हो, जो बीपीएल वाले लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, गरीब लोगों के लिए आप सब्सिडीज दे रहे हो। तो दीज आर ऑल योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर विच क्रिएट्स एसेट, which either creates asset or reduces your liability. क्रिएट एसेट तो ठीक है, क्रिएट एसेट मतलब क्या, कोई नया एसेट बनाया ना, मेट्रो बनाया, फ्लाईओवर बनाया, ब्रिज बनाया, डैम बनाया। रिडक्शन इन लाइबिलिटी का मतलब, अरे लोन का रिपेमेंट किया। सरकार भी लोन लेती है, सरकार भी लोन लेती है, सरकार भी पब्लिक से लोन ले सकती है। सरकार आरबीआई से लोन, जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं वैसे सरकार आरबीआई से लोन लेती है। सरकार दूसरे देशों के सरकार से लोन ले सकती है। सरकार यूएन, यूनाइटेड नेशन से लोन ले सकती है, जितने भी जो वर्ल्ड बैंक है वहां से लोन ले सकती है। तो ये लोन का रीपेमेंट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया यहां तक? ओके, यहां पर एक याद रखना है, वन डिमांड फॉर ग्रांट फॉर वन मिनिस्ट्री। एक मिनिस्ट्री के लिए एक ग्रांट, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के लिए एक डिमांड, मतलब एक फॉर्म बनेगा एक इसके लिए। बट अगर मिनिस्ट्री बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ा मिनिस्ट्री है, तो यहाँ पे मल्टीपल, एक से ज्यादा डिमांड फॉर ग्रांट्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा फॉर्म आप सबमिट कर सकते हो कि भाई ठीक है मेरा मान लो फॉर एग्जांपल मैं डिफेंस मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो मैं मान लो डिफेंस मिनिस्ट्री बड़ा है सर, वहां पे पुलिस वालों का भी लगेगा, आर्मी का भी लगेगा, एयरफोर्स का भी लगेगा, नेवी का भी लगेगा सर।
तो वहां पे 4 अलग अलग डिमांड फॉर ग्रांट्स दे दूंगा मैं। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का एक डिमांड फॉर ग्रांट बनेगा, बस एक मिनिस्ट्री का एक मिनिस्टर है, एक मिनिस्टर एक डिमांड फॉर ग्रांट देगा। समझ में आया सबको? मोर देन वन डिमांड फॉर ग्रांट फॉर लार्ज मिनिस्ट्रीज। बोलो क्लियर यहां तक? लार्ज मिनिस्ट्रीज के लिए एक से ज्यादा ग्रांट भी हो सकते हैं। डिमांड फॉर ग्रांट, कंफ्यूजन, वर्ड को कंफ्यूज मत करो। डिमांड फॉर ग्रांट इज नथिंग बट एप्लीकेशन फॉर्म, खर्चा करने का एप्लीकेशन है बस, और कुछ भी नहीं। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक सबको? यहां तक कोई गड़बड़, कुछ टेंशन? क्लियर है? सिर्फ वो एक ही गड़बड़ है। ठीक है, देखते हैं अपन उसको भी। आ जाओ। डिमांड फॉर ग्रांट हो गया। अप्रोप्रिएशन बिल, कौन सा बिल? अप्रोप्रिएशन बिल गिव्स पावर टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। मतलब ये एक प्रकार से ऑर्डर है। वोट हो गया, वोट होके सबने मैक्सिमम वोट देके हाँ बोल दिया। हाँ बोलने के बाद जो डिमांड फॉर ग्रांट है उसको वो उसके बजाय हम लोग बदले में क्या देंगे? अप्रोप्रिएशन बिल, कि हाँ ये लो, आपके पास अथॉरिटी है, इतना पैसा फंड से निकल के खर्चा कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? ये अथॉरिटी लेटर की तरह है आपके। किसकी तरह है? अथॉरिटी लेटर, कि मैं हाँ आई एम ऑथोराइज टू टेक द फंड्स एंड एक्सपेंड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अप्रोप्रिएशन बिल पहले 2 स्टेप्स में चलेगा, कि आपने पहले अप्रूवल मांगा, तो ऐसा हो सकता है उसमें चेंजेस हो, बराबर है? आपने तो बोल दिया कि सर हमको 1 करोड़ रुपए चाहिए, बात हुई, वोटिंग हुआ, चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद बोला 1 करोड़ नहीं मिलेगा, 80 लाख मिलेगा, तो आपको अप्रोप्रिएशन बिल 80 लाख का मिलेगा, जाओ फंड में से 80 लाख निकाल के उड़ाओ। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट, ऐसा नहीं कि उसको डिमांड फॉर ग्रांट पर ठप्पा मार के दे दिया है, ले जा मजा मार। डिमांड फॉर ग्रांट एप्लीकेशन आएगा कि इतना खर्चा करना है, यहाँ खर्चा करना है। अप्रूवल मिलने के बाद आप उसको बदले में क्या देगा? अप्रोप्रिएशन बिल मिलेगा, कि ये आपके लिए फॉर दिस इज द पावर टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स। क्लियर यहां तक? तो यहां पर जो प्रोसेस है, सिंपल सा प्यारा सा छोटा सा प्रोसेस। पहले होगा डिस्कशन ऑन बजट प्रपोजल। पहले डिस्कशन होगा कि ये खर्चा करने का विचार है, ऐसा खर्चा करेंगे, इतना पैसा आएगा, यहाँ यहाँ हम लोग पैसा लगाना चाहते हैं, ये डिस्कशन होगा। डिस्कशन होने के बाद फिर क्या होगी? फिर होगी वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। डराए मत कर रहे तो ऐसा। असली कोणती बुक देऊ? अथर्व घेतलं? काय घेतलं? वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स, और फिर इंट्रोड्यूस अप्रोप्रिएशन बिल इन लोकसभा। क्लियर? डिस्कशन होएगा, ऑन पेपर एप्लीकेशन मांगो, वोटिंग होगा, अप्रूवल मिलेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, कितना खर्चा करना चाहते हैं पैसा दो। अगला फाइनेंस बिल। दिस इज बेसिकली योर फाइनेंस एक्ट। जब ये फाइनल हो जाता है तब इसको हम फाइनेंस एक्ट बोलते हैं। टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट वगैरह जो है ये फाइनेंस एक्ट के थ्रू आपके क्या होते हैं, अमेंडमेंट्स वगैरह जो होते हैं ना,
ये होता था। सर्विस टैक्स जो आपका पहले था, जीएसटी से पहले सर्विस टैक्स आता था। सर्विस टैक्स ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंस एक्ट। तो फाइनेंस एक्ट में डिफाइंड बाय आर्टिकल 110 110। दिस इज प्रपोजल ऑफ गवर्नमेंट। देखो, खर्चा करने के लिए वो लोग जो अप्लाई कर रहे हैं उसको अपन ने क्या बोला, डिमांड फॉर ग्रांट, बराबर है। ये उन्होंने प्रपोजल दिया खर्चे का, यहां पे प्रपोजल है पैसा जमा करने का। दो प्रपोजल है, एक खर्चे का प्रपोजल और एक पैसा जमा करने का प्रपोजल। पैसा जमा करने का प्रपोजल विल बी फाइनेंस बिल के भाई साहब सुनो 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 सुनो, हम लोग इस ईयर में 10% से टैक्स लेते थे, अगले साल हम 15% से टैक्स लेंगे। इस साल हमने जीएसटी लगाया था इस पर्टिकुलर आइटम पे 5%, अगले साल हम लगाएंगे 8%। इस पर्टिकुलर कमोडिटी पे हमने पहले जीएसटी लगाया था 10%, अब हम लोग इससे जीएसटी हटा रहे हैं। तो जो भी लेवी है, लेवी का मतलब क्या, जो भी आप टैक्स लेवी करना चाहते हो ऑन दी कंज्यूमर और ऑन दी एसएससी और ऑन दी टैक्स पेयर, इनसे जब आप पैसा वसूलना चाहते हो तो कितने से वसूलेंगे, कैसा वसूलेंगे, कितना पैसा आएगा, ये सब आप किस में बताओगे, फाइनेंस बिल में। किस में बताएंगे, फाइनेंस बिल में। प्रपोजल ऑफ गवर्नमेंट फॉर लेवी ऑफ न्यू टैक्सेस, मॉडिफिकेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। तीनों चीजें, नया टैक्स लेकर आ गए, जीएसटी किस में लाएंगे, फाइनेंस बिल में लाएंगे। सर कोई भी रेट में चेंजेस नहीं है, सब वही रहेगा। अच्छा, फाइनेंस बिल बोलता है क्या सर, पिछले ईयर का कॉपी पेस्ट। बोलते सर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। पहले ना हम क्या करते थे, 0 to 1 lakh रुपीज नो टैक्स, 1 lakh to 5 lakh 10%, 5 lakh to 10 lakh 20%, 10 and above 30%। ठीक है सर, मतलब इस साल से चेंज 0 to 2.5 lakhs 0%, 2 to 5 lakh 5%, 5 to 10 lakh 20%, and 10 and above 30%। समझा? हाँ तो इनकम टैक्स एक्ट में आएगा। वो इनकम टैक्स में अमेंडमेंट करने से पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा फाइनेंस बिल में। फाइनेंस बिल में आप अप्रूवल लोगे, वो फाइनेंस एक्ट में जाएगा, फिर वहां से आपके इनकम टैक्स एक्ट में मॉडिफिकेशन जाएगा। समझा क्या? तो पहले आपको वो उसमें चेंजेस करने के लिए, यहाँ पे अप्रूवल लेने के लिए आपको फाइनेंस बिल देना पड़ेगा पहले। कट लगा रे? समझ में आया क्या? अभी बेसिकली जो करंट सिचुएशन वो ऐसा कुछ है, जो एकदम कम इनकम वाले हैं उनका इनकम एकदम कम कर दिया उन्होंने टैक्स। जब हम बोलते हैं ना अमीरों से ज्यादा टैक्स लेना है, गरीबों से कम टैक्स लेना है, ये वो सिचुएशन। क्लियर? 100%। प्रपोजल ऑफ गवर्नमेंट फॉर लेवी ऑफ न्यू टैक्सेस, मॉडिफिकेशन और कंटिन्यूअंस इन दी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। जो चल रहा है वो चलाना है सेम, या तो जो चल रहा है उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करने हैं, या टोटली नया टैक्स ही लाना है, पुराना टैक्स हटा के। वो किस में प्रपोजल दिया जाएगा पूरा का पूरा? फाइनेंस बिल में। किसमें? फाइनेंस बिल में। फाइनेंस बिल इज accompanied with memorandum. What is memorandum? Memorandum is explanation to each and every structure or each and everything that you have are expecting in the finance bill. आपने बोला सर फाइनेंस बिल में हम रेट चेंज करना चाहते हैं, हम है ना जो रेट पहले 10% पे था ना वो 5% पे लेकर आ रहे हैं, और जो रेट जो अपर स्लैब रेट है वो हम चेंज नहीं करना चाहते। बट क्यों?
क्या सोचकर आपने ये किया, एक्सप्लेनेशन दो। समझ में आया? जीएसटी आप बोल रहे हो पहले 5% लगा रहे थे, अब 8% लगा रहे हैं, क्यों? एक्सप्लेनेशन दो कि आपको टैक्सेस ज्यादा चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने तो रेट बढ़ाना था, आपकी मर्जी थी, पैसा ज्यादा चाहिए था, रेट बढ़ा दिया मैंने, लोगों ने खरीदना ही बंद कर दिया। आपके एक्सपेक्टेशन थे 1 करोड़ रुपए जमा होएगा, यहाँ पे तो 25 लाख रुपए भी जमा नहीं हुआ। वो सारी चीजें स्टडी करनी जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको वो हर चीज का एक्सप्लेनेशन, ईच एंड एवरी मॉडिफिकेशन, ईच एंड एवरी चेंज, ईच एंड एवरी पॉइंट दैट यू आर मेंशनिंग इन द फाइनेंस बिल मस्ट हैव एन एक्सप्लेनेशन, मस्ट हैव व्हाट, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि भाई क्या है ये क्यों चाहते हो आपके टैक्स का रेट बढ़ाए, क्यों चाहते हो आप ये कमोडिटी से टैक्स हटे, क्यों चाहते हो आप ये टैक्स का रेट कम करे या बढ़ाए। तो हर चीज का एक्सप्लेनेशन किस में आएगा? मेमोरेंडम में। किस में आएगा? मेमोरेंडम में। क्या बोलेंगे इसको? एक्सप्लेनेशन। 2 प्रोविजंस ऑफ फाइनेंस बिल। जो भी प्रोविजंस आपने फाइनेंस बिल में बनाए हैं उन सब का एक्सप्लेनेशन। डन? ओके। फाइनेंस बिल is introduced only in लोक सभा, राज्यसभा can recommend amendments in the bill। वो लोग recommendations देंगे सिर्फ, and bill should be passed within 75 days in parliament। बोलो क्लियर? क्लियर यहाँ तक? अगले 10 मिनट में चैप्टर समाप्त। हाँ, क्या है? कंटिजेंसी फंड के बारे में बताऊंगा, पब्लिक अकाउंट के बारे में बताऊंगा, खत्म। वो मैं उसमें दूसरा अगला चैप्टर आने वाला है उसमें समझाऊंगा, इसमें नहीं। अच्छा वो सब ना, अरे यार जाएगा मतलब 2 लेक्चर मैंने। अगला लेक्चर कौन सा है? सौम्या मैम का लेक्चर है? कभी है? कौन था? 12:30? 12:45 बजले? ठीक है फिर है, चैप्टर पेंडिंग तो है ये बड़ा। बजट है, रिसीट्स है, एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रिपरेशन ऑफ बजट, फिजिकल डेफिसिट। ठीक है कल खत्म है मतलब ये चैप्टर। हाँ कल चैप्टर, आज बस मैडम से लेक्चर है ना, मायना आणि मुंबलती मॅडम। हम्म हम्म क्या बोल रहे समझ में नहीं? ठीक है मैं विचार तो फोन लाऊं। चलो स्टॉप द लेक्चर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, एंजॉय।